हेलो फ्रेंड्स जी, मैं आज सबको 2017 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के थ्रू आप जान सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है गाइस, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 51 क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? अधिवृक्क, अवटु ग्रंथि, पीयूष या अग्नाशय। तो गाइस, हम आपको बताते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वह होती है पीयूष। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या? ऑप्शन सी, पीयूष होती है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है मानव शरीर में। हमारे शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष होती है। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहाँ स्थित है? तो आपको एक तरीका बताती हूँ। चर्म से चेन्नई याद करिए, ये ट्रिक ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब आप सोचोगे चंडीगढ़ भी, लेकिन मैक्सिमम ये ऑप्शन दोनों साथ नहीं देंगे, लेकिन आप चर्म से चेन्नई याद किए रहिए। और इसका ऑप्शन दिया है पुणे, गुवाहाटी, चेन्नई, श्रीनगर। तो गाइस, हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी चेन्नई होगा। क्या? ऑप्शन सी चेन्नई, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, नाइट्राइट। तो गाइस बताते हैं, बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। मैग्नेटाइट ही जो है वो लौह अयस्क है। लोहे के दो अयस्क होते हैं। कौन से? एक होता है हेमेटाइट और एक होता है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट टाइट, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। एंड मैग्नेटाइट, ये दोनों जो हैं ये अयस्क हैं लौह के, मतलब लोहे के। और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है गाइस, मैग्नेटाइट में Fe3O4 होता है और उस हेमेटाइट में Fe2O3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस, टेरो कॉर्पस, पॉलीएल्थिया या टेक्टोना। तो गाइस, हम आपको बताते हैं यूकेलिप्टस जो होता है सबसे बड़ा पौधा होता है। ये सागौन की तरह ही होता है, लेकिन इन सब में जो है वो सबसे बड़ा लंबा पौधा जो होता है वो होता है यूकेलिप्टस। हम आपको दिखाते हैं यूकेलिप्टस का पौधा किस तरह से दिखाई देता है। ये है, इसी टाइप से दिखता है यूकेलिप्टस। अब आपको शायद याद आ गया होगा कि इसको क्या बोलते हैं, यूकेलिप्टस। ठीक है गाइस, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, यूकेलिप्टस, टिक कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। कुनैन निम्नलिखित में से किससे निकाली जाती है? कुनैन जो होती है वो मलेरिया के रोग में दवा यूज़ होती है। वो जो होती है वो सिनकोना वृक्ष के छाल से निकाली जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सिनकोना। न ही सर्पगंधा होगा, न ही अफीम होगा और न ही धतूरा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सिनकोना। ठीक है गाइस, इसका मतलब कुनैन जो होता है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी राइट है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। किस विटामिन की कमी होने पर रक्त अल्पता हो जाती है, मतलब रक्त की कमी हो जाती है? विटामिन B5, विटामिन B12, विटामिन B6 या विटामिन सी। तो इसका राइट ऑप्शन 56 का विटामिन B6 होगा। क्या होगा? सी, विटामिन B6 की कमी से रक्त अल्पता हो जाती है, अर्थात हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। किससे? विटामिन B6 की कमी होने पर। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? फसल तो नहीं होता करता, पक्षी, स्तनधारी या ये सभी? तो गाइस, हम आपको बताते हैं कुपोत दुग्ध जो होता है वो पक्षी उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन SSC CHSL में पूछे गए थे। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुपोत दुग्ध जो होता है वो पक्षी उत्पन्न करता है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा, सॉरी बी होगा, पक्षी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसमें वाताशय नहीं होता? मतलब जिसमें ब्लैडर वो होता है, वो वाला ब्लैडर जिसमें वायु भरी जाती है, तो वो किसमें नहीं होता है? कटल मछली, अस्थिल मछली, उपास्थि मछली या रजत मछली? तो गाइस हम आपको बताते हैं, उपास्थि मछली जो होती है, उपास्थि या उपास्थि सम मछली, इसमें जो होता है वो वाताशय नहीं होता है। इसका मतलब 58 का ऑप्शन सी राइट होगा। क्या? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? यात्री कपोत, पर्वतीय बटेर, गुलाबी शीर्ष बत्तख या आइबिस? तो गाइस हम आपको बताते हैं कि विलुप्त प्राणी अर्थात जो गायब हो गया है विलुप्त प्राणी, वो है पर्वतीय बटेर। इसका मतलब 59 का राइट ऑप्शन बी होगा, पर्वतीय बटेर विलुप्त प्राणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? जिंक, मैग्नीशियम, बोरॉन या लोहा? तो गाइस हम आपको बताते हैं, सिट्रस पौधे पर हम जानते हैं क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। जब हमारा क्लोरोफिल जो पत्ता पीला हो जाता है, सिट्रस के पत्ते जब पीले हो जाते हैं तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल की कमी होती है। इसका मतलब मैग्नीशियम की कमी होती है। किसके कारण? मैग्नीशियम की कमी होती है। इसका मतलब ऑप्शन बी राइट है, 60 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या होता है? तो हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि उसे रंध्र कहते हैं। न ही गर्त होगा, न ही त्वचारोम होगा, न ही जल रंध्र होगा। इसका राइट ऑप्शन रंध्र होगा, ऑप्शन बी। इसको इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा जब ढेर सारे रंध्र होते हैं, जैसे पत्तों में आप देखेंगे जब पत्ती को उल्टा कर दिए होंगे तो वहाँ छोटी छोटी छिद्र पाई जाती है, तो उसी को रंध्र बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो रंध्र को स्टोमा बोलते हैं। स्टोमा जो होता है वो सिंगुलर होता है और स्टोमेटा होता है जब, तो वो प्लूरल होता है। स्टोमा से मिलकर स्टोमेटा बनता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 62 क्वेश्चन नंबर, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है कीड़ों द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा? तो पशुओं का जो पशु महामारी रोग होता है वो होता है वायरस के द्वारा। कि एक तो होता है जैसे खुर पका, जिससे गाय में कभी कभी खुर पक जाता है, तो वो क्या होती है, खुर को चाटती है जिससे वो मुंह भी पक जाता है, तो इससे कई जानवर जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो विषाणु जो होता है, पशुओं का पशु महामारी रोग विषाणुओं के द्वारा होता है या वायरस के द्वारा होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 63, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है फाइकस, सेंटेलम, कस्कुटा या यूफोरबिया? तो मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा जो होता है वो यूफोरबिया होता है। इसका मतलब 63 का राइट ऑप्शन डी होगा, यूफोरबिया। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रुधिर अणु है लसिका अणु, इट मीन्स लिम्फोसाइट, एक केंद्र कणु, मोनोसाइट, बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट या रक्ताणु लाल रुधिर कणिका या एरिथ्रोसाइट? तो हम आपको बताते हैं 64 का राइट ऑप्शन ए होगा, लिम्फोसाइट जो होता है सबसे बड़ा श्वेत रुधिर अणु होता है। क्या? सबसे बड़ा श्वेत रुधिर अणु लिम्फोसाइट होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा दोनों बहिश्रावी ग्रंथि और अंतःश्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? पीयूष, अग्नाशय, वृषण या अंडाशय? तो गाइस आपको मैंने 51 क्वेश्चन अर्थात पहला क्वेश्चन आपको यही बताया था कि पीयूष ग्रंथि जो होता है सबसे छोटी, मानव में सबसे छोटा अंतःश्रावी ग्रंथि होता है, वो बहिश्रावी ग्रंथि की तरह बिहेव नहीं करता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, सूची 1 में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची 2 में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए।
दिया है आयोडीन। आयोडीन हम जानते हैं गाइस कि आयोडीन जो होता है वो उससे गलगंटा रोग होता है, मतलब तीसरा, ए का तीसरा होगा। अब आप जिसमें कन्फर्म हो आप पहले वो देख लो कि मेरा ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होना चाहिए, ये कहीं नहीं जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ए का 3, ए का 3, और ये न तो इसमें है, न ही इसमें है, न ही इसमें, केवल डी में है। तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन एकदम सही है, डी। आपको बाकी सोचने की जरूरत ही नहीं, आप बाकी खुद इसी से ऑप्शन से मिला सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे आयरन की कमी से क्या होता है, सूक्ष्म रक्त अल्पता। फिर नियासिन की कमी से अब देख रहे चौथा दिया है पेलिचिया। एंड विटामिन B12 से रक्त अल्पता, अभी मैंने बताया था रक्त अल्पता। ठीक है गाइस, तो इसका ऑप्शन B6 भी होता है, विटामिन B6 की कमी से भी रक्त अल्पता होता है, B12 की कमी से भी। तो ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डी है। आप आयोडीन से ही गेस कर सकते हैं। आप पहले एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू आप हमेशा ऑप्शन टिक कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। आप जिसमें कन्फर्म हो पहले आप सबसे पहले उस पर टिक कर लीजिए कि ये मेरा ऑप्शन इसमें रहना चाहिए। जैसे ए का 3 ही होना चाहिए, ए का और कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम देख रहे हैं ए का 4 1 2 हो ही नहीं सकता, बचा एक ऑप्शन। कभी कभी दो सेम देता है, शुरुआत जो होता है वो दो सेम होता है कन्फ्यूज़ करने के लिए। फिर आप नेक्स्ट पे जाओ कि ये मेरा अगर सही है तो ये होना चाहिए इसमें, फिर आप उससे आप आसानी से टिक कर सकते हो। ठीक है गाइस, तब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। डायोप्टर किसकी इकाई होती है। हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता जो होती है P=1/f, इसकी जो मात्रक होता है वो d होता है, मतलब डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता, इसका राइट ऑप्शन ए होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है गाइस, इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, या लहरें पैदा ही नहीं होती। तो गाइस हम आपको बताते हैं कि 68 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ जो होती हैं जब हम पत्थर फेंकते हैं तालाब में या नदी में, तो वो लहरें क्या होती हैं, लहरें पैदा होने लगती हैं। तो वो लहरें जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंग की तरह बिहेव करती हैं। ठीक गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, एसीइज्म से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। इसका मतलब न ही ज्वालामुखी उद्भेदन होगा, न ही विमानन ईंधन होगा, और न ही रेडियोधर्मी किरणें होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एसी फ्रिज इन समय पाई जाती है, उसके कारण ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः होता है। ठीक है, आजकल लोग एसी बहुत यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज बहुत यूज़ करते हैं, और जिससे ये बहुत ज़्यादा ही ओजोन लेयर में छेद होते जा रहे हैं। और ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे तक पहुंचेंगी, जिससे हमें त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक उत्तर को क्या कहते हैं। हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म या न्यूसेलस। 70 का राइट ऑप्शन न्यूसेलस होगा। उच्चतर जो पौधे होते हैं उनके बीजों के पोषक उत्तर को न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूसेलस। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है किसका, विटामिन बी का, इन्वर्टेस का, विटामिन सी का, या प्रोटीन का। तो 70 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। ईस्ट जैसे आप देखे होंगे कि जैसे हमारे यहाँ खीर वो बनता है इडली डोसा, तो उसमें हम लोग खीर पेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है, ईस्ट उत्पन्न कराते हैं, उसको धूप में रख देते हैं, कुछ देर या इनो डाल देते हैं। तो वो जो ईस्ट होता है, अगर आप उसको वो जो पेस्ट है उसको खाओगे तो वो विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। आपको विटामिन बी लेना तो ये सब ज़्यादा हैं, इसी से मिल जाते हैं। ठीक है गाइस, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, 71 का ए, विटामिन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। न्यूरॉन क्या होता है। ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण, न्यूट्रॉन के प्रतिकण, या तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। तो गाइस हम आपको बताते हैं न्यूरॉन जो होता है वो हमारे मस्तिष्क में होता है, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। क्या, न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका तंत्र जो होता है उसकी आधारभूत इकाई होती है। ठीक है गाइस, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में क्या
प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। पूछ रहा है क्या? नहीं है। तो गाइस हम आपको बताते हैं, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये है। रात में तारों की टिमटिमाहट, ये भी है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, ये नहीं होगा। सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, ये भी हमारा अपवर्तन का परिणाम है। जो लाल हमें सूर्य उगते समय और डूबते समय दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। और टिमटिमाता है जो तारा, वो भी अपवर्तन के कारण दिखाता है। लेकिन जो सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से मतलब और थोड़ा और ऊपर दिखता है जो, वो हमारा अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। पूछा है नहीं है, अपवर्तन का परिणाम नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक है गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। सूची 1 में दिए गए संक्रामक स्रोतों का सूची 2 में दिए गए तद्जनित रोगों से मिलान कीजिए। बैक्टीरियम, तो आप इसमें से आप जिसमें श्योर, पहले सबसे पहले आप उसमें ले लो। मैं तो इसमें श्योर हूँ, बैक्टीरियम। प्रोटोजोअन जो है वो काला जार, ठीक है, 1 का सी। वायरस आप जानते हैं कि इन्फ्लुएंजा जो सर्दी उर्दी होती है। और फंगस जो होता है, फंगस से मतलब वायरस का, ये डी होगा, डी का 3 होगा, डी का 3 आप देख रहे हैं इन दोनों में है, इन दोनों को तो काट दीजिए, ठीक है। और बैक्टीरियम जो है वो बताते हैं। फंगस जो है वो दांत, फंगस से हमारा दांत होता है, मतलब बी का फोर्थ आप देखिए, इसका मतलब यही हुआ। अब ऐसे इल्यूमिनेशन के थ्रू आपका ये मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं ये तो बी का 2 दिया है, गलत है। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इससे भी आप देख सकते हैं बैक्टीरियम हो जाएगा। बैक्टीरियम जो होता है वो तपेदिक से होता है। और प्रोटोजोअन जो होता है वो कालाजार रोग का वाहक जो होता है वो सिकटा मक्खी होती है, तो वो प्रोटोजोअन ही होता है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? डी ब्रॉगली तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे। हम जानते हैं प्रकाश जो होता है वो कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, इस कारण इसका राइट ऑप्शन ए डी ब्रॉगली तरंग होगा। क्या होगा गाइस? ए डी ब्रॉगली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उनमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल। तो गाइस हम आपको बताते हैं, जैसे घी निकाला जाता है तो ये जो मिक्सर होता है वो भी जो होता है वो अपकेंद्रीय बल, और जो दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो वो भी अपकेंद्रीय बल की बेस पे कार्य करता है। इससे क्या होता है कि वो जो होता है अपकेंद्रीय बल वो बाहर की ओर वर्क करता है। अगर जहाँ थोड़ा सा आप फोर्स हटाए तो वो बाहर की ओर फेंका जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो सेंटर की ओर, मतलब केंद्र की ओर वर्क करता है। घर्षण बल तो आप जानते ही हैं कि जब आप चलते हैं तो घर्षण बल के कारण ही चल पाते हैं, अगर घर्षण बल नहीं रहेगा तो आप फिसल के गिर जाएंगे। और गुरुत्वीय बल तो आप जानते ही हैं, जैसे न्यूटन का वो था कि कोई वस्तु गिर जाती है तो पृथ्वी पर ही, जमीन पर क्यों नीचे ही क्यों गिरती है, ये हमारा गुरुत्वीय बल है, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। 76 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आप केंद्रीय बल के कारण वो अलग हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस जो होता है, गैस का ऑप्शन ए का प्रसार गुणांक अधिक होता है, या हल्की होती है, या की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, या गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसलिए गैस तापमापी जो होते हैं वो द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, ठीक है गाइस। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, 77 का ए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? ए, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। बी, रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता। यह सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, या ऑप्शन डी, रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 78 का सी। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक
अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जाता है। इस कारण इसका राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, तीव्रता, वेग या आयाम? तो गाइस हम आपको बताते हैं कि आवृत्ति बढ़ने पर तारत्व बढ़ता है, आवृत्ति घटने पर तारत्व घटता है। इसका मतलब आवृत्ति तारत्व जो होता है किस पर डिपेंड करता है? आवृत्ति पर। इसका राइट ऑप्शन ए होगा, आवृत्ति। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? समतल अवतल लेंस या अवतल लेंस या उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस? तो गाइस हम आपको बताते हैं आवर्धक लेंस जो होता है वास्तव में उत्तल लेंस होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तल लेंस होगा। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, आर्द्रता 0% हो, आर्द्रता 100% हो या तापमान 100% से हो। तो आपको गाइस हम बताते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्द्रता 100% होगी तब जल वाष्पीकृत नहीं होगा। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मतलब इसका 81 का सी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? रबड़, शुद्ध जल, लवण जल या बेंजीन? तो गाइस हम आपको बताते हैं कि जब हम लैब में टेस्ट कर रहे होते हैं विद्युत का चालक, तो हम उसमें जो लिक्विड लिए थे वो NaCl या जिंक क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड इस टाइप से लेते हैं, और वो क्या होता है? लवण जल होता है। क्या होता है? लवण जल। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लवण जल। क्या होगा? लवण जल। ये जो होता है वो लवण जल विद्युत का चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, निम्नलिखित में से जेल का उदाहरण कौन सा है? पनीर, दूध, चेहरे की क्रीम या क्षौर क्रीम? तो जेल जो होता है वो इसमें से क्षौर क्रीम है, तो जेल का उदाहरण कौन होगा? ऑप्शन डी, क्षौर क्रीम। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन डी, क्षौर क्रीम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। डैल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णांधता है, उनमें इसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग या सभी रंग? तो डैल्टोनिज्म जो होता है प्रोटेनोपिया रोग, ये एक प्रकार का वर्ण अंधता है, मतलब रंग से रिलेटेड है। वर्ण मतलब रंग होता है, तो वर्ण अंधता है। तो इनमें से जो होता है वो न तो लाल दिखाई देता है, न ही हरा और न ही नीला। इसका मतलब उक्त सभी। ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, 84 का डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, वह गर्म हो जाए, उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, उपयुक्त वेग के इलेक्ट्रॉन उसे टकराएं या उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। तो हम जानते हैं कि ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। तभी हम इसको बांटते हैं कि किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव कार्य कर रहा है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हम इसको बांट देते हैं कि ये इतना तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है तो ये गामा किरणें होगी, ये अल्फा किरणें होंगी। ठीक है, ये इंफ्रारेड होंगी। ठीक है गाइस, तो ये हम ये क्या करेंगे? ऑप्शन डी इसका राइट होगा। उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जब उस पर गिरता है तो हम उसे समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिफिनेशन बताते हैं कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जब उस पर गिरता है तो ये प्रोसेस होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? अवस्तंभ जड़, अनुलग्न जड़, आरोही जड़ या छायादार जड़? तो हम आपको बताते हैं ये आरोही जड़ होती है। पान की लता जो होती है वो ये सब, जैसे लौकी की जड़ हो गई, वो सब क्या करती है? वो चढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे हमारा ये जो पौधा होता है लक्ष्मी जी का, वो भी जो होता है जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो वो ये सब जो होती है वो चढ़ती रहती है। करेला का हो गया, ये सब जड़ जो होती है वो हम उसे टांग देते हैं ऊपर जिससे और बढ़े। तो ये सब आरोही जड़, आरोही मतलब चढ़ना होता है। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। हाँ, तो मैं कह रही थी मनी प्लांट जो होते हैं वो सब क्या होती है? वो आरोही जड़ी होती हैं, वो हमेशा चढ़ती रहती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आरोही जड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 87। गुणसूत्र किससे बनते हैं? DNA, प्रोटीन या DNA और प्रोटीन दोनों से, या RNA? तो इसका गुणसूत्र जो होता है
वो डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र किससे बनता है? डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, गुरुत्व। तो गाइस हम सब ये पढ़े थे कि जो बूंद होती है वो गोलाकार रूप इसलिए लेती है, पृष्ठ तनाव बल उस पर लगता है। क्या लगता है? पृष्ठ तनाव के कारण वह गोलाकार रूप में हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 88 का बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अल्फा, बीटा तथा गामा की भेदन क्षमता अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? अवरोही क्रम में। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? ऐसे हमें लगाना है। कैसे? सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। और अगर आरोही क्रम में लगाते हैं तो हम सबसे पहले कम लगाते हैं, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। लेकिन अवरोही क्रम में तो हम आपको बताते हैं गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो पहले क्या लिखेंगे? अवरोही क्रम में हमें लिखना है। किसमें? अवरोही क्रम में। तो गामा लिखेंगे, फिर बीटा, फिर अल्फा। इसका मतलब ऑप्शन बी राइट है, गामा, बीटा, अल्फा। 89 का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, उन इलेक्ट्रॉनों की आवश्यक ऊर्जा जो 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य को की एक्स किरणें उत्पन्न कर सकती हैं होंगी? ए 1.98 इंटू 10⁻16 जूल, बी 3.9 इंटू 10⁻15 जूल, सी 1.98 इंटू 10⁻8 जूल, या डी 3.9 इंटू 10⁻7 जूल। तो गाइस हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या? ऑप्शन ए, 1.98 इंटू 10⁻16 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, यदि रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित कण विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित न हो तब वह कौन सा होगा? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या न्यूट्रॉन। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गामा कण। गामा कण जो होता है वो रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित कण विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है, तब वह ये गामा कण होगा। तो गाइस क्या होगा? 91 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लोहे में जंग लगने की क्रिया को उत्प्रेरित करता है? उत्प्रेरित करता है। Fe मतलब आयरन, ऑक्सीजन, जिंक या H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। तो हम आपको बताते हैं उत्प्रेरित करता है तो वो होगा ऑप्शन डी, H+, हाइड्रोजन आयन। ठीक है गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, हाइड्रोकार्बनों के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, बी प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन और मीथेन, सी ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन और मीथेन, डी ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और मीथेन। तो अणु भार आप जानते हैं जिसमें परमाणु की संख्या अधिक हो, मतलब CH4 मीथेन हो गया, C2H5 एथेन हो गया, C3H7 CH4 हो गया 2n+2, ठीक है, C2H6। हाँ, तो मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। मीथेन का लिखेंगे CH4, एथेन को लिखेंगे C2H6, प्रोपेन को लिखेंगे C3H8 एंड ब्यूटेन को लिखेंगे C4H10। आप देख रहे हैं कार्बन परमाणु संख्या बढ़ती जा रही है, हाइड्रोजन भी बढ़ता जा रहा है। तब क्या होगा? पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे प्रोपेन, चौथे नंबर पे ब्यूटेन। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पूछ रहा है कैंसर है तपेदिक, पीलिया, ल्यूकेमिया या हीमोफीलिया। तो गाइस हम आपको बताते हैं कि अभी हमारे अभिनेता जो हैं ऋषि कपूर, उनका निधन हो गया हाल ही में। तो वो ल्यूकेमिया की वजह से ही मरे। ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है? ब्लड कैंसर। और ये WBC के कारण होता है, इसमें सबसे ज़्यादा WBC पाए जाते हैं। तो ये कैंसर है। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ल्यूकेमिया। क्या होगा? ल्यूकेमिया। कैंसर क्या है? ल्यूकेमिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 95, जैव विविधता को अत्यधिक खतरा किससे है? ए भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र यथा मैंग्रोव और आर्द्र भूमियाँ,
बी हिमालय की दुर्गम निवास भूमियाँ, सी प्राकृतिक निवास भूमियों और वनस्पतियों का विनाश और झूम खेती, डी जीवमंडल आरक्षण की रचना। तो हम देख रहे हैं कि जब प्राकृतिक निवास भूमि और वनस्पति का विनाश होगा, क्या होगा, विनाश होगा, तो जैव विविधता को सबसे ज़्यादा खतरा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या? प्राकृतिक निवास भूमि और वनस्पतियों का विनाश और झूम खेती। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, ऊपर उड़ते हुए रॉकेट में रखे गए पत्थर का भार पहले की अपेक्षा क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वैसा ही रहेगा या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो गाइस हम आपको बताते हैं कि ऊपर उड़ते हुए रॉकेट में रखे गए पत्थर का भार जो होता है वो घटेगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, घटेगा। ठीक है गाइस, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, जब घोड़ा तांगे को खींचता है तो तांगा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तांगे द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण, घोड़े द्वारा तांगे पर लगाए गए बल के कारण, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर लगाए गए बल के कारण, या पृथ्वी पर घोड़े के पैरों द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण। तो गाइस हम आपको बताते हैं ये राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रतिक्रिया बल के कारण। क्रिया प्रतिक्रिया आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ है। और यही जो है एक और एग्जांपल इसका आप याद करिए, जैसे कि क्या है, एक दो एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जब बंदूक चलती है तो उसको धक्का, जो बंदूक चलाता है उसको भी धक्का पीछे क्यों लगता है? जैसे ही गोली तेज से आगे बढ़ती है तो प्रतिक्रिया बल के कारण आदमी जो है इसको पीछे झटका लगता है। ठीक है। और एक और एग्जांपल है, जैसे हम नाव से उतरते हैं तो जब हम जमीन पर पैर रखते हैं तो नाव को पीछे धकेलते हैं। ये भी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण ही होता है। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पृथ्वी पर घोड़े के पैरों द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण तांगा जो होता है वो आगे बढ़ता है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। कण का त्वरण है वृत्त की परिधि के अनुदेश, स्पर्श रेखा के अनुदेश, त्रिज्या के अनुदेश या शून्य। तो गाइस हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या? त्रिज्या के अनुदेश होता है। क्या? जब एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, कण का त्वरण होगा वो त्रिज्या के अनुदिश होगा। किसके? रेडियस के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, घूर्णन करती एक मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहेगा? रेखीय संवेग, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस हम बताते हैं जब घूर्णन करती एक मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठता है तो उस समय जो होता है वो कोणीय संवेग क्या होता है? संरक्षित होता है। क्या? संरक्षित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 99 का सी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, हीमोग्लोबिन में प्रमुख तत्व होता है क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो आप सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। क्या होता है? आयरन। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा गाइस? बी। आयरन में क्या, आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, उसका प्रमुख तत्व होता है। हीमोग्लोबिन में प्रमुख तत्व आयरन ही होता है। ठीक है गाइस, ये आपका खत्म होता है 2017 का UPBED एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो है। और हम आपको बताते हैं कि अगर इस टाइप से आप पूरे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा किस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल होंगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस ले आऊँगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।